नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि ये इंडिया में होने वाले सारे एग्ज़ाम्स में जिनमें भी इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। देखिए, इसके दो यूज़ हैं। एक यूज़ तो ये है कि हमें नौकरी पानी है, और दूसरा यूज़ ये है कि आप दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप किसी को भी बातचीत करते हुए सुने या भाषण देते हुए सुने, लेक्चर देते हुए सुने, और वो तरह तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज़ करे तो आप देखेंगे कि आप उसकी तरफ प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं कि देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो ये यूज़ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक कहानी के माध्यम से यूज़ करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये जानिए कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होता है ये दुनिया की हर भाषा में पाया जाता है। जी हाँ, दुनिया की हर भाषा में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, शब्दानुवाद मीन्स वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसका नहीं किया जा सकता। इसका भावानुवाद होता है, मीन्स इसकी मीनिंग को आप याद ही कर सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यही इनकी खासियत होती है। दुनिया की हर भाषा में पाए जाते हैं, इनका शब्दानुवाद नहीं किया जा सकता। मीन्स जो वर्ड इनमें यूज़ हुआ है उसकी मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखें तो कुछ और होगी, और उसकी हिंदी मीनिंग, रियल मीनिंग जो आप देखेंगे तो वो कुछ और होगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि बिना रटे आपको याद कराना है 1000 प्लस। मीन्स हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 2500 इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने की। तो देखिए कैसे करना है। मैं हर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको एक छोटी सी मनगढ़ंत स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, वो स्टोरी को हम लोग कोशिश करेंगे इससे रिलेट करने की, और इससे रिलेट करके ही स्टोरी बनाई गई है। तो कृपया ध्यान से सुनें, कोशिश करें कि हेडफोन लगा के सुनें। ठीक है, तो पहला जो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया है वो है ऑल मून साइन। ऑल मून साइन, जी हाँ, इसकी मीनिंग होती है हिंदी में वास्तविकता से परे। मीन्स असलियत कुछ और है, दिखाया या बताया कुछ और जा रहा है। मीन्स देखिए, ऑल का मतलब सब, मून मीन्स चंद्रमा, चांद, और साइन का मतलब चमक। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता छिपाए और सिर्फ ये कहे कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी, ठीक है, तो ये क्या है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, होता ये है, अक्सर आप देखेंगे सरकारी तंत्र में ऐसा होता है कि लिखित रूप में कुछ और होता है। अगर हम इंडियन की एजुकेशन की बात करें तो अगर आप रिकॉर्ड देखें तो डाटा तो ये कहता है कि भारत में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो चुके हैं, हमारी साक्षरता दर जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन रियलिटी क्या है ये आप सबको पता है। तो अगर डाटा के बेसिस पे हम लोग कहें कि ऑल मून साइन, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये तो गलत है ना, ये वास्तविकता से परे है। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारी गड़बड़ है। तो ऑल मून साइन का अर्थ क्या निकला, वास्तविकता से परे। मीन्स सिर्फ चांदनी दिखाई जाए और अंधेरे को छुपा लिया जाए, तो ये क्या है, ऑल मून साइन मीन्स वास्तविकता से परे। ऑल मून साइन मीन्स वास्तविकता से परे। जी हाँ, आते हैं नेक्स्ट इडियम पे, वो है ऑल गो। ध्यान से सुनिएगा, ऑल गो। अब जैसा मैं कहता हूँ आप इमेजिन करने की कोशिश करिएगा उस स्टोरी को। मान लीजिए आप अपने टीचर के पास जाते हैं, 2-4 लोग कॉपी वगैरह चेक कराने, और टीचर आपके झल्लाए हुए हैं, गुस्से में हैं, है ना। आप जैसे ही पहुँचे उन्होंने कहा चलो हटो यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूँगा, हटो, ऑल गो, सभी लोग निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि वो व्यस्त हैं। ऑल गो, सब चले जाओ, वो व्यस्त हैं। ओके, ऑल गो मीन्स व्यस्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल थम्स। ऑल थम्स। अब सुनिए तीसरी कहानी। आप जाते हैं किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। बैंक मैनेजर ने आपको एक फॉर्म दिया कि इसको आप फिलअप करिए, और उसने बताया कि यहाँ आप अंगूठा लगा दीजिए, है ना। ऑल मीन्स होता है सब, और थम्स का मतलब अंगूठा, अंगूठे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दोनों हाथ के अंगूठे लगा दिए और दोनों पैर के अंगूठे लगा दिए। ठीक है, आपने कैसा काम किया, बेढंगा काम किया। अब जब मैनेजर ने उस फॉर्म को देखा तो वो क्या कहेगा, मूर्ख हो क्या,
बेढंगा काम कर दिया तुमने, सारे अंगूठे लगा दिए, ठीक है। तो ऑल थम्स का मतलब क्या होगा, बेढंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल ग्रीक एंड लैटिन, जो समझ में ना आए। अब देखिए मेरा नाम है अंबुज और मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहें। देखिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीक भाषा में मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई भाषा नहीं है, मुझे ग्रीक नहीं आती। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए किया कि जो चीज़ समझ में ना आए। अब देखिए हिंदी भाषा में हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, क्या उर्दू फारसी लिख दिया है, ये ऐसी बात क्यों आई, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप अपना नोट्स बना के ले जाएं अपने टीचर के पास और टीचर ने आपकी कॉपी देखी, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा ए हटाओ इसको, क्या उर्दू फारसी लिख के लेते हो। तो ये क्या है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन मीन्स उर्दू फारसी लिख देना जो समझ में ना आए। ओके, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है समझ में ना आना, जिसको समझना कठिन हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ गॉड्स एप, जन्मजात मूर्ख। अब देखिए गॉड मीन्स भगवान, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब काके की मीन्स भगवान, एप का मतलब आप समझ लीजिए एप्पल, मान लीजिए, ठीक है। अ गॉड्स एप मीन्स भगवान के यहाँ से जब ये सेब गिरा तभी से मूर्ख है, भगवान के घर से जब आया तभी से मूर्ख है, मीन्स अ गॉड्स एप। ओके, नेक्स्ट है हमारा गॉड्स एकर, गॉड्स एकर, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, गॉड मीन्स होता है भगवान, ठीक है। एकर का मतलब होता है एकड़, ये एक मात्रक होता है, ये एक सिस्टम है ज़मीन नापने का, ठीक है। तो नापते किसको हैं, ज़मीन को, गॉड्स। अब देखिए कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद माना जाता है कि भगवान के पास चला गया, आत्मा उसकी चली गई भगवान के पास, उसका शरीर कहाँ गया, ज़मीन में, उस ज़मीन को हम नापते हैं एकड़ से। तो गॉड्स एकर का मतलब कब्रिस्तान, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ चला जाता है, कब्रिस्तान में, ठीक है। तो भगवान के घर जाने के बाद उसको कब्रिस्तान मिला, गॉड्स एकर मीन्स घर के, भगवान के घर चला गया, इसके बाद उसको ज़मीन में दफना दिया गया। तो गॉड्स एकर का मतलब होगा कब्रिस्तान। नेक्स्ट है हमारा अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ध्यान दीजिएगा, आपके घर शादियों का मौसम अगर चल रहा है तो ढेर सारे कार्ड आते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, आप उन सारे कार्ड्स को जोड़ के एक घर बना दें, है ना, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। तो वो घर कैसा होगा, कमज़ोर होगा, कोई आके धीरे से हिला दे तो वो गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स कमज़ोर योजना, ऐसी प्लानिंग जो जल्दी ही फेल हो जाए, आसानी से फेल हो जाए, उसको हम कहते हैं कमज़ोर योजना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एन आई फॉर एन आई, जी हाँ, एन आई फॉर एन आई मीन्स खून का बदला खून। एक किसी विद्वान ने कहा था कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगा, ठीक है। तो हालांकि उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। एन आई फॉर एन आई मतलब तुमने मेरी आँख निकाल ली, मैं भी तुम्हारी आँख निकाल लूँगा, वैसा ही बदला, खून का बदला खून। एन आई फॉर एन आई मीन्स खून का बदला खून। नेक्स्ट है हमारा एक्लीज हील, कमज़ोर पक्ष। अब मान लीजिए एक्लीज, ये इसकी एक अच्छी कहानी है, किताबों में आपको मिलेगी, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो एक्लीज मान लीजिए कोई एथलीट है, ठीक है, दौड़ने वाला, और दौड़ता है आदमी तो एड़ियों की ज़रूरत होती है ना, एक्लीज हील। अब अगर उसको हराना है तो उसका जो प्रतिद्वंदी होगा वो क्या करे, जो कंपटीटर होगा उसका, वो क्या करेगा, उसकी एड़ियों में चोट पहुंचा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कमज़ोर पक्ष, फिर वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ जीत नहीं पाएगा। तो एक्लीज हील का मतलब होगा कमज़ोर पक्ष। ओके, नेक्स्ट है हमारा एन अलादीन्स केव। एन अलादीन्स मतलब एक अलादीन का केव। ओके, अलादीन का एक केव, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो अब देखिए अलादीन का चिराग, आप लोग कहानी तो सुने होंगे, तो वो अलादीन का जो चिराग था
वो कितना इम्पोर्टेंट था, बहुत ही कीमती था वो, ठीक है। तो कीमती चीज़ों की जगह जहाँ पे अलादीन रहता हो जिस गुफ़ा में, वो गुफ़ा कैसी होगी, कीमती तो होगी। तो एन अलादीन्स केव का मतलब होगा कीमती चीज़ों की जगह। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपको करना ये है कि वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग टाइम पे, एक बार में नहीं, लगातार 2 बार से ज़्यादा मत देखिए, अलग अलग टाइम पे, जैसे 1-2 बार अभी देख लिया, फिर कल 1-2 बार देख लिया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रटने की ज़रूरत तो एकदम नहीं है। आपको रटना एकदम नहीं है, मैं गारंटी के साथ आपको 2 से 2500 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करवा दूंगा। ओके, फ्रेजल वर्ब जो सबसे कठिन पोर्शन माना जाता है, मैं उसको भी याद कराऊंगा आगे। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वो घंटा भी हिला दें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।